हेलो दोस्तों, आज हम लोग मुगल काल का पार्ट सेकंड को पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग मुगल काल से संबंधित जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं या पीवाईक्यू हैं, इन सभी क्वेश्चन को हम लोग मिल करके सॉल्व करने वाले हैं। यहां पर दोस्तों हम लोग पार्ट वन में लगभग 100 क्वेश्चन के आसपास हम लोगों ने देख लिया था। तो अब जितना क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है इसके पार्ट वन में, ये उसी के आगे का यानी पार्ट टू है। तो मुगल काल जो 1526 से लेकर के 1857 ईस्वी तक का काल है। इसके पहले वाले काल जो हमारा पार्ट था दोस्तों, इसमें थोड़ा टेक्निकल इशू की वजह से और कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी, जिसकी वजह से उस क्लास को हमें बीच में ही रोकना पड़ा था। तो अब उसी के आगे के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे और इस क्लास को कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम आज की अपनी क्लास को। मेरे ख्याल से यही क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसके पहले के क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। अगर आपने उस पार्ट को नहीं देखा है तो जाकर के पहले उसको देखें, उसके बाद इस क्लास को देखें। मुगल काल का ये सेकंड पार्ट है दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की अपनी क्लास को। निम्न मुसलमान विद्वानों में से हिंदी साहित्य के लिए किसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है? तो हिंदी साहित्य में सबसे महत्वपूर्ण योगदान पूछा जा रहा है आपसे। क्या अबुल फजल हैं, फैजी हैं, अब्दुल रहीम खान खाना है या अब्दुल कादिर बदायूनी है? तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो क्या है? अब्दुल रहीम खान खाना इसका सही जवाब है। ठीक है, तो इसको आप याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न तथ्यों में कौन तथ्य ऐसा है जो अकबर को राष्ट्रीय सम्राट सिद्ध करने में सहायक नहीं है? मतलब अकबर आपको पता है कि बहुत महान शासक माना जाता है हमारे इतिहास का। एक अकबर और एक अशोक, ये दो सम्राट कहे जाते हैं, है ना। तो अकबर को राष्ट्रीय सम्राट सिद्ध करने में कौन सा सहायक नहीं है ना। तो ये जो अकबर है ये राष्ट्रीय सम्राट है, ऐसा इनमें से एक तथ्य प्रमाणित नहीं करता। अकबर ने इस्लाम धर्म को त्याग दिया, क्या ये रोल है उसका राष्ट्रीय सम्राट बनने में? प्रशासकीय एकता और कानूनों की एक रूपता, उसकी प्रशासकीय जो एकता थी, यानी सबको लेकर के चलना, कानून में सबके लिए लगभग बराबरी का भाव, तो ये क्या उसको राष्ट्रीय सम्राट बनाता है? अकबर द्वारा सांस्कृतिक एकता का प्रयत्न, सांस्कृतिक ये तो हो गया लगभग कानून के नजर से, और सांस्कृतिक कल्चर को लेकर के लगभग सबको समन्वित कल्चर को लेकर के चलना, क्या ये उसको राष्ट्रीय सम्राट बनाता है? अकबर की धार्मिक नीति, अकबर आपको पता है एक सहिष्णु, एक दयालु नेता के रूप में, एक दयालु राजा के रूप में जाना जाता है, तो क्या ये उसको राष्ट्रीय नेता? तो इसमें से तीन तो उसको राष्ट्रीय सम्राट बनाते हैं, लेकिन एक नहीं बनाता, और आप लोग समझ गए होंगे वो कौन सा ऑप्शन है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए है हमारा। अकबर ने इस्लाम धर्म को त्याग दिया, तो वो किसी भी धर्म को त्यागे या स्वीकार करे, ओवरऑल ये देखा जाता है कि शासक का उसका बिहेवियर कैसा है अपने जनता के प्रति, और वो अपने प्रशासन के संबंध में या संस्कृति के संबंध में, राजनीतिक व्यवस्था के संबंध में कैसा जनता के साथ बिहेव करता है, तो ये मायने रखता है। तो इसका जो सही जवाब होगा, अकबर ने इस्लाम धर्म को त्याग दिया था। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती हैं। अकबर द्वारा बनाई गई सबसे श्रेष्ठतम, सबसे बढ़िया जो इमारतें हैं वो कहाँ पाई जाती हैं? आगरा के किले में, लाहौर के किले में, इलाहाबाद के किले में, और फतेहपुर सिकरी। दोस्तों आगरा का किला भी बहुत इंपॉर्टेंट किला है और अकबर यहां भी रहा है लंबे समय तक। इसके बाद इलाहाबाद का किला भी आपको पता है अकबर के द्वारा ही बनवाया गया है, इलाहाबाद का किला। फतेहपुर सिकरी, लेकिन फतेहपुर सिकरी जो है ये अकबर का सबसे व्यवस्थित और सबसे बढ़िया, एकदम उत्कृष्ट लेवल का इमारत, श्रेष्ठतम इमारतें मानी जाती हैं। तो ये आप बताएंगे फतेहपुर सिकरी में, याद कर लेंगे इसको, कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया है। नेक्स्ट है हल्दी घाटी का युद्ध जो 1576 के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो हल्दी घाटी युद्ध जो 1576 के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य था वो क्या था? राणा प्रताप को अपने अधीन लाना, राजपूतों में फूट डालना, मान सिंह की भावना को संतुष्ट करना, साम्राज्यवादी नीति। तो दोस्तों यहां पर अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था कि वो महाराणा प्रताप के साथ भिड़ गए थे 1576 में। महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य आपको पता है हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। तो इसमें से सबसे बढ़िया कारण क्या है? तो आप बताएंगे राणा प्रताप को अकबर अपने अधीन करना चाहता था और इसीलिए 1576 में
हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट है, मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसको तो बिल्कुल रटा होना चाहिए। क्या अबुल फजल हैं, क्या दसवंत हैं, क्या बिशनदास हैं, या उस्ताद मंसूर हैं? दोस्तों ये जो उस्ताद मंसूर है ना, ये जहांगीर के समय के चित्रकार हैं। किसके समय के? जहांगीर के समय के चित्रकार हैं। तो अकबर के समय का जो प्रसिद्ध चित्रकार है वो कौन है दोस्तों? दसवंत, याद कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसमें हिंद तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय देखने को मिलता है? यानी कि यहां हिंदुस्तान का और ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय, दोनों का मिला जुला रूप देखने को मिलता है। क्या ताजमहल में, लाल किले में, पंचमहल में, या शेर शाह के मकबरे में? तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा? शेर शाह के मकबरे में। ध्यान रखना आप, शेर शाह का जो मकबरा है वो कहां पे है? सासाराम बिहार में है, सासाराम बिहार। और ये वही सासाराम है जो सबसे पहले शेर शाह सूरी का एक प्रशासनिक क्षेत्र भी था, सासाराम। और शेर शाह सूरी का जो मकबरा है दोस्तों, ये सासाराम में है और चारों तरफ जल है, उसके बीच में ये किला बनाया गया है। तो ये भी आप ध्यान, मकबरा बनाया गया है, ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। शेर शाह सूरी को शेर खान के नाम से भी जानते हैं, शेर खान भी याद कर लेंगे। और इनके बचपन का नाम भी पूछा जाता है, तो फरीद खान, फरीद खान भी याद कर लेंगे। ये शेर शाह सूरी के बचपन का नाम है या मूल नाम है फरीद खान। शेर खान की उपाधि मिली थी, तो ये ध्यान रखेंगे आप। शेर शाह के बचपन का नाम क्या था? क्वेश्चन भी आ गया। शेर शाह सूरी के बचपन का नाम आपसे पूछा जा रहा है, क्या फरीद खान होगा, हसन खान होगा, हुसैन खान होगा, या बहार खान होगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 5 स्टार वाला क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, तो इसको तो आप जरूर याद करेंगे दोस्तों। फरीद खान जो है ये शेर शाह सूरी के बचपन का नाम है। और शेर शाह सूरी का शासनकाल कभी भी आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे 1540 से लेकर के 1545 तक, क्योंकि 1545 में कालिंजर का अभियान करते समय ही शेर शाह सूरी की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। बिलग्राम का युद्ध, या बिलग्राम का युद्ध, या इसी को कन्नौज का युद्ध कहते हैं, हुमायूं को हरा करके दिल्ली और आगरा की गद्दी को प्राप्त करना, यही 1540 का समय है। शेर शाह सूरी को उसके पिता हसन खान ने एक जागीर के प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया था। वह जागीर कहाँ की थी? सबसे पहले वो राजा बनने से पहले एक जागीरदार हुआ करता था, जागीर का हेड था। तो वो जागीर कहाँ की थी? तो ये स्पेशली तो बिहार स्पेशल का क्वेश्चन है, बिहार के एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। अगर आप बिहार के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी आप एक नजर इसको याद कर लेंगे तो ज्यादा बेटर है, ठीक है। ये दोस्तों सही जवाब क्या होगा? सासाराम। पहले वो सासाराम क्षेत्र का एक जागीर का प्रबंधक था। नेक्स्ट है दक्षिणी बिहार, ये भी बिहार स्पेशल का क्वेश्चन है। दक्षिण बिहार के उस शासक का क्या नाम था जिन्हें फरीद खान को शेर खान की उपाधि दी थी? ये फरीद खान है, इसी को शेर शाह सूरी कहा गया, इसी को शेर खान कहा गया। तो सवाल यह है कि शेर खान की उपाधि शेर शाह सूरी को किसने दिया था? अपने वकील एवं अपने पुत्र का अतालिक नियुक्त किया था, यानी कि अपने पुत्र का वकील और अपने पुत्र का संरक्षक शेर शाह सूरी को ही नियुक्त किया था और उसे शेर खान की उपाधि दिया था। तो वो कौन था? बहार खान नुहानी, हसन खान, इब्राहिम लोदी, या जलाल खान नुहानी? दोस्तों लोहानी जो था, लोहानी कहते हैं इसको, बहार खान नुहानी, यही शेर खान की उपाधि दिया था। तो बिहार स्पेशल का क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बिहार के स्टूडेंट के लिए है। नेक्स्ट है दक्षिण बिहार का वास्तविक शासक बनकर शेर खान ने कौन सी उपाधि धारण की थी? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप कहीं के भी स्टूडेंट हो, हर एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। हजरत ए आला किसकी उपाधि है? तो ये शेर शाह सूरी की ही एक उपाधि है, हजरत ए आला, याद कर लेंगे इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और शेर शाह सूरी द्वारा 3 मुद्राएं चलाई गई, ये भी आप याद कर लेंगे। एक है दोस्तों असरफी, असरफी याद कर लेंगे, जो कि किस धातु की होती थी? सोने की, तो असरफी हो गया। फिर दूसरा था दोस्तों रुपया, रुपया भारत में चलाने वाला पहला शासक कौन था? तो ये शेर शाह सूरी था, जो किस धातु का था? चांदी, तो ये चांदी ध्यान रखेंगे। और तीसरा था दोस्तों असरफी हो गया, रुपया हो गया, और तीसरा था दाम, दाम को किस धातु का बनाया गया था? तांबा का, और इसको भी किसने चलाया था? शेर शाह सूरी। तो ये शेर शाह सूरी द्वारा चलाई गई 3 मुद्राएं हैं, इसको याद कर लेंगे, एग्जाम में ये कई बार पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। असरफियां जो है ये सोने की होती थी, शेर शाह सूरी ने सबसे पहले चलाया था, रुपया चांदी का, और दाम जो है ये तांबे का। दाम भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ये भी शेर शाह सूरी द्वारा ही चलाया गया था, ठीक है। हुमायूं और शेर खान के मध्य लड़े गए युद्धों में कौन सा युद्ध निर्णायक था जिसमें विजय के उपरांत शेर खान ने शेर शाह आलम उल आदिल की उपाधि धारण किया था? शेर शाह आलम उल
आदिल का उपाधि अगर धारण करने का कहा जाएगा तो ये आप बताएंगे दोस्तों चौसा का युद्ध। कौन सा युद्ध है ये? चौसा का युद्ध जो 1539 में लड़ा गया था। तो ये आप ध्यान रखेंगे, ये हुमायूं और शेर शाह सूरी के मध्य लड़ा गया चौसा का युद्ध था। नेक्स्ट है, किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना की? और अगर आपसे पूछा जाएगा प्रथम अफगान युद्ध, तो प्रथम अफगान शासन, तो प्रथम अफगान जो था दोस्तों शासन ये लोधियों का था, लोधी वंश का था। और द्वितीय जो था वो किसका था? ये प्रथम है, ये लोधी वंश का है। और द्वितीय पूछा जाएगा तो सूरी वंश कहते हैं इसको, तो शेर शाह सूरी ने स्थापित किया था। तो दिल्ली में द्वितीय अफगान पूछा जाए या शेर शाह सूरी, सूरी वंश पूछा जाए, तो ये किस युद्ध में शेर शाह सूरी ने अपना द्वितीय अफगान शासन स्थापित किया था? अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा, क्या कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध जो 1540 में लड़ा गया था? क्या चौसा का युद्ध जो 1539 में लड़ा गया था? कालिंजर का युद्ध 1545 में लड़ा गया था? और इनमें से कोई नहीं, तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो क्या है? कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे आप इसको। और इसमें हुमायूं को पराजित करके दिल्ली आगरा के क्षेत्र पे शेर शाह सूरी द्वारा शासन स्थापित किया जाता है। हालांकि 1545 में कालिंजर के अभियान में किरत सिंह के खिलाफ वो मारा गया था। नेक्स्ट है, भारत के इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हमीद लाहौरी कौन था? दोस्तों अब्दुल हमीद लाहौरी का नाम आपने जरूर सुना होगा, क्योंकि इसके बारे में जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं वो क्या पूछे जाते हैं? ताजमहल का वास्तुकार कौन था? ताजमहल का वास्तुकार कभी आपसे पूछा जाए कौन था, तो अब्दुल हमीद लाहौरी याद कर लेंगे। ये तो पहली बात है। अब्दुल हमीद लाहौरी जो है ये शेर शाह, ये जो शाहजहां था, शाहजहां के दरबारी इतिहासकार था, ये दरबारी इतिहासकार था। तो बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, आप याद कर लेंगे। भारत के इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हमीद लाहौरी कौन था? क्वेश्चन पूछ रहा है। अकबर के शासन में एक महत्वपूर्ण सैन्य कमांडर, ये अकबर के शासन में नहीं रहता था। शाहजहां के शासन का एक राजकीय इतिहासकार, दोस्तों यही है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, है ना। ये आप याद कर लेंगे, क्वेश्चन ये कई बार एग्जाम में रिपीट किया हुआ है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नाम आप याद करना। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि ताजमहल का वास्तुकार अगर कभी आपसे पूछा जाएगा तो अब्दुल हमीद लाहौरी याद कर लेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन इसके संदर्भ में ज्यादा पूछा जाता है। नेक्स्ट है कथन ए, शाह आलम द्वितीय ने सम्राट के रूप में प्रारंभिक वर्ष अपनी राजधानी से दूर व्यतीत किया। यह बात तो सही है। उत्तर पश्चिम सीमांत से विदेशी आक्रमण का भय लगातार बना रहता था, और उसी टाइम आपको पता है अहमद शाह अब्दाली जो था वो 1748 से लेकर के 1761 तक के बीच में लगभग 8 बार भारत पर आक्रमण भी किया था। तो दोनों ही कथन सही है, लेकिन व्याख्या नहीं करता कि इस वजह से वो बाहर था, ऐसा नहीं है, बल्कि वो खदेड़ा गया था और लंबे समय तक वो मराठों के हेल्प के बाद जाकर के दिल्ली में शासन स्थापित किया था। तो सही दोनों है, लेकिन सही स्पष्टीकरण नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है धर्मत का युद्ध। धर्मत का युद्ध दोस्तों ये गद्दी प्राप्त करने के लिए युद्ध लड़ा गया था। धर्मत का युद्ध जो 1658 में लड़ा गया था, किसके किसके मध्य लड़ा गया था? अच्छा ये क्वेश्चन है, किसके किसके बीच ये लड़ा गया था? क्या मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच लड़ा गया था? क्या बाबर और अफगान के बीच लड़ा गया था? क्या औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच लड़ा गया था? या अहमद शाह दुर्रानी और मराठा के बीच लड़ा गया था? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी ये ध्यान रखेंगे, औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच लड़ा गया था। और ये दारा सिकोह कौन है? ये वही दारा सिकोह है दोस्तों जो शाहजहां का ज्येष्ठ पुत्र था, सबसे प्रिय पुत्र था, सबसे ज्येष्ठ पुत्र था, और शाहजहां चाहता था कि दारा सिकोह ही शासक बने शाहजहां के बाद। और धर्मत का युद्ध होता है, कई सारे युद्ध लड़े जाते हैं, लेकिन धर्मत के युद्ध में औरंगजेब द्वारा दारा सिकोह को पराजित किया गया था, ध्यान रखेंगे। और औरंगजेब वह शासक है जो अपने भाइयों को हराता जाता है और गद्दी प्राप्त कर करके छोड़ता जाता है। तो कुल मिलाकर के ये 2 बार इसका राज्याभिषेक हुआ। औरंगजेब ध्यान रखना कि 2 बार इसका राज्याभिषेक हुआ है, क्योंकि ये अपने भाइयों के साथ गद्दी प्राप्त करने के लिए उलझा रहा, और गद्दी पर बैठता है, फिर उतारा जाता है, फिर बैठता है, इस तरीके से, मतलब वास्तविक रूप से नहीं, बल्कि ये अपने आप को शासक घोषित कर देता था, जबकि बाकी उसके भाई इस चीज को नहीं एक्सेप्ट करते थे। और बाद में ये कई सारे युद्ध हुआ, जिसमें ये धर्मत का युद्ध बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखेंगे ये औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच में। इसका ईयर भी पूछा जाता है 1658 ईयर, ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कथन दिया हुआ है, स्टेटमेंट है कि खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था दोस्तों? 1527 ईस्वी में, ठीक है। तो खानवा का युद्ध निश्चय ही पानीपत के प्रथम युद्ध की अपेक्षा अधिक निर्णायक और महत्वपूर्ण था, यह बात तो सही है। राणा सांगा को पराजित करके शासन व्यवस्था यहां पर जमाना स्टार्ट किया बाबर ने। राजपूत वीर राणा सांगा निश्चय ही इब्राहिम लोदी की अपेक्षा अधिक दुर्जय शत्रु था। तो ये दोनों ही बात सही है और सही स्पष्टीकरण भी है ना। यही तो वजह है कि ये ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि
इब्राहिम लोदी को हराना इतनी बड़ी बात नहीं थी पानीपत के युद्ध में, जितनी बड़ी बात यह थी कि खानवा के युद्ध में राणा सांगा पराजित हुआ था। तो ये दोनों ही सही है और सही स्पष्टीकरण भी है। नेक्स्ट है, मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में से किसको बाबुल या बाबुल का मक्का या मक्का का द्वार कहा जाता था? यह क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया दोस्तों, और मैंने कई बार इसको बताया भी है आपको कि जो सूरत है, सूरत को दोस्तों अब मक्का का द्वार कहते थे या बाबुल मक्का कहते थे, तो ये ध्यान रखेंगे सूरत। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो इनमें से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? जहांगीर के समय में विलियम हॉकिंग्स आया था, तो ये तो बात सही है। विलियम हॉकिंग्स आपको पता है 1608 में आया हुआ था। अकबर के समय में टॉमस रो आया था, तो ये तो मिसमैच हो गया क्योंकि ये आया था 1615 में, और जो टॉमस रो है ये जहांगीर के समय में आया था, तो ये तो मिसमैच हो गया। शाहजहां के समय में ट्रेवेनियर आया था और औरंगजेब के समय में मनुची आया था, तो ये बात सही है ना, ये सही है, ये दोनों सही है। वैसे जो ट्रेवेनियर नहीं है, ये रेवेरनियर है, रेवेरनियर करके नाम लिखा होता है, और ये इसके और इसके दोनों का ही शासनकाल देखता है, तो यहां पर ये सारे के सारे सही हैं। जो हमारा मिसमैच है वो ये 100% मिसमैच है, क्योंकि अकबर के समय में टॉमस रो नहीं आया था। अकबर का शासनकाल 1605 में ही समाप्त हो गया था और जहांगीर के शासन में ही टॉमस रो आया हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। कथन ए, अकबर के काल में हर 10 घुड़सवार सैनिक के लिए मनसबदारों को 20 घोड़ों का रखरखाव करना होता था, तो यह बात तो सही है। घोड़ों को यात्रा में आराम देना होता था और युद्ध के समय उनको बदलना आवश्यक होता था। नहीं, ऐसा नहीं है, है ना, क्योंकि युद्ध के समय ही अगर घोड़ों को बदल देंगे आप, तो फिर तो मतलब जो प्रैक्टिस है वो तो बेकार चली जाएगी। तो इस प्रकार से हमारा ए सही है, किंतु आर हमारा रॉन्ग हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अहदी वे घुड़सवार सिपाही थे जिन्होंने अपनी सेवाएं एकाकी प्रदान की, सही है। जिन्होंने किसी सरदार के साथ अपने को संलग्न नहीं किया, यह बात भी सही है। सम्राट ही जिनका आसन्न कर्नल था, यह भी सही है। जिन्होंने अपने को मिर्जाओं के साथ संलग्न, उन्होंने किसी के साथ संलग्न नहीं किया था, तो यह हमारा रॉन्ग हो जाएगा, और इस प्रकार 1, 2 और 3 हमारा सही हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन जो बी है 1, 2, 3 हमारा सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कंधार के निकल जाने से मुगल साम्राज्य को एक बड़ा धक्का लगा था। कांधार दोस्तों किसके, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि मुगलों के समय में कांधार एक बहुत इंपॉर्टेंट एक रणनीतिक क्षेत्र था, है ना, और कांधार किसके समय में मुगलों के हाथ से निकल गया था? अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप बताएंगे जहांगीर के समय में ही कांधार मुगलों के हाथ से निकल गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, तो ये ध्यान रखेंगे। तो ये कह रहा है कि कांधार के निकल जाने से मुगल साम्राज्य को एक बड़ा धक्का पहुंचा था। क्यों पहुंचा था बड़ा धक्का, कारण क्या था? प्राकृतिक संसाधनों के दृष्टिकोण से? नहीं, ऐसा नहीं है। मध्यवर्ती राज्य क्षेत्र था, यानी बफर जोन था, इस दृष्टि से? नहीं, ऐसा भी नहीं था। बफर स्टेट था, लेकिन ऐसा नहीं है कि उससे कुछ विशेष नुकसान हो जाए। संचार व्यवस्था के दृष्टिकोण से यह भी हो सकता है। सामरिक महत्व के केंद्र के दृष्टिकोण से दोस्तों यही सही है। ठीक है, जो सामरिक महत्व था इसका बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इस पर कब्जा जमाने का मतलब यह है कि मध्य एशिया से आने वाले आक्रमणों को आप वहां पर रोक सकते हैं। ठीक है, और आपको पूरी जानकारी होगी। तो कांधार को लेकर के बड़ी लड़ाई थी, तो ये हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख कौन था? तो क्या यह दीवान होता था, मीर बख्शी था, मीर समन था या बख्शी था? दोस्तों अकबर के समय में जो पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र था उसके अंतर्गत जो सेना का प्रमुख हेड था, तो कुल मिलाकर के आपके एग्जाम में यह पूछा जाता है कि अकबर के समय में या अकबर के समय में पूछ ले या मुगलों के समय में सैन्य विभाग का हेड कौन था। कुल मिलाकर क्वेश्चन यही पूछा जाएगा आपके एग्जाम में कि सैन्य विभाग का जो हेड था वो क्या कहलाता था? तो दोस्तों मीर बख्शी कहलाता था, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, राजपुताना क्षेत्र के किस राज्य को जीतने में मुश्किल हुई और जब अंततः जीत मिली तो शेर शाह के मुख से अनायास यह निकला कि अरे मैंने एक मुट्ठी भर बाजरे के पीछे हिंदुस्तान का राज्य ही गंवा दिया, क्योंकि उसे बहुत संघर्ष करना होता था राजस्थान के उस क्षेत्र को जीतने में। और जब वो जीता तो उसे यही लगा, उसने खुद ऐसा कहा कि अरे यार हमने तो बस इस छोटे से क्षेत्र को जीतने के चक्कर में इतने समृद्ध इतने बड़े हिंदुस्तान को गंवा दिया। हम चाहते तो दूसरे एरिया में भी अपना मेहनत करके साम्राज्य को बढ़ा सकते थे। तो ये दोस्तों शेर शाह सूरी ने किस एरिया को जीतने के बाद कहा था? क्या मारवाड़ है, चित्तौड़ है, कालिंजर है या इनमें से कोई नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों मारवाड़। ध्यान रखेंगे, मारवाड़ को जीतने के बाद उसने ऐसा कहा था। नेक्स्ट है,
किस अभियान के समय अचानक बारूद में विस्फोट हो जाने के कारण शेर शाह सूरी की मृत्यु हो गई थी? दोस्तों शेर शाह सूरी की मृत्यु 1545 में हुआ था और कालिंजर अभियान के दौरान हुआ था। राजा कीरत सिंह के खिलाफ ये लड़ रहा था। तो ये कालिंजर के अभियान के समय ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेर शाह के बारे में क्या गलत है, असत्य है, आपको गलत बताना है। तो ये शेर शाह सूरी के संदर्भ में आपसे पूछ रहा है। शेर शाह सूरी का टैक्स दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लेंगे। एग्जाम में सबसे ज्यादा बार उसके टैक्स को ही पूछा जाता है, तो ये जरूर ध्यान रखेंगे। शेर शाह सूरी ने टैक्स का कितना भाग लिया था, उपज का कितना प्रतिशत टैक्स लिया था? तो 1/3 आप याद कर लेंगे, कभी नहीं भूलेंगे। एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है इसको। तो शेर शाह ने उपज का 1/3 कर के रूप में निर्धारित किया था, यह बहुत सही है और यह एग्जाम में कई बार पूछा गया है। शेर शाह के समय में किसानों को जरीबाना तथा मुहसिलाना कर चुकाना पड़ता था, तो यह सही है। ये दोनों टैक्स शेर शाह सूरी ने ही लगाया था किसानों के ऊपर, तो ध्यान रखेंगे। भूमि की पैमाइश हेतु यानी मापने के लिए शेर शाह सूरी ने 32 अंक वाले सिकंदरी गज, जिसका जो सिकंदर लोधी था उसने इसको स्टार्ट किया था, तो सिकंदरी गज एवं सन की डंडी का प्रयोग किया था, तो ये बात भी सही है। शेर शाह ने सासाराम में एक सुंदर किले का निर्माण कराया। दोस्तों ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि शेर शाह सूरी ने अपने जो उसका शासन प्रारंभिक शासन क्षेत्र था जहां पे उसका मकबरा है, उसने कोई निर्माण कार्य नहीं किया है। जो शेर शाह सूरी का मकबरा है उसके पुत्रों द्वारा बनवाया गया है, तो शेर शाह सूरी द्वारा सासाराम में कोई भी किला नहीं बनवाया गया है, ध्यान रखेंगे। शेर शाह सूरी का सबसे फेमस जो किला एग्जाम में पूछा जाता है आपसे, दिल्ली का पुराना किला। ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि दिल्ली का पुराना किला किसने बनवाया है, तो ये शेर शाह सूरी द्वारा बनवाया गया है जो दिल्ली में है। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 के साथ आपको सुमेलित करना है। एक तरफ है शेर शाह के काल की प्रशासनिक इकाई है और दूसरी तरफ प्रशासनिक इकाई का प्रधान होता था, मतलब किसको क्या बोलते थे? तो इक्ते के हेड को क्या बोलते थे? हाकिम बोलते थे या अमीन बोलते थे। सरकार या जिले का जो हेड होता था सिकदार या सिकदारान कहते थे इसको, या मुंसिफान कहते थे इसको। परगना या तालुका जो होता था सिकदार या मुंसिफ कहते थे। ग्राम का हेड जो था मुकद्दम या आमिला कहते थे। तो कुल मिलाकर के ये आमने सामने ही लिखा हुआ है, 1 2 3 4 आप लिख करके इस तरीके से इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट है, शेर शाह कालीन प्रशासन में फौजदार क्या था? फौजदार कौन होता था? ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद कर लेंगे। ये दोस्तों जो कोषाध्यक्ष होता था ना, जो वित्त मंत्री होता था, उसी को क्या कहते थे? फौजदार कहते थे। नेक्स्ट है, शेर शाह सूरी के समय में प्रशासन में कानूनगो का क्या काम था? जो कानूनगो था उसका काम क्या होता था? ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, इसको याद कर लेंगे। भूमि संबंधी रिकॉर्डों को रखना, भू राजस्व कर वसूल करना, दोनों ही या कोई सा भी नहीं। तो दोस्तों भूमि संबंधी जो रिकॉर्ड रखने की बात होती थी उसी को कानूनगो कहते थे। नेक्स्ट है, किसने शेर शाह कालीन ग्राम प्रशासन के संदर्भ में कहा, एक जराक्षीर्ण मृत प्राय बुढ़िया अपने सिर पर स्वर्ण भूषणों से भरा टोकरा रखे यात्रा पर निकल पड़े, तब भी किसी चोर या लुटेरे की हिम्मत नहीं हुई कि वह बुढ़िया के पास फटक भी जाए, क्योंकि उन्हें मालूम है कि इसके लिए शेर शाह सूरी कितना बड़ा दंड दे सकता है। कहने का मतलब यह कि शेर शाह सूरी के समय में माना जाता है कि कानून व्यवस्था बहुत ही ठोस थी और भ्रष्टाचार बिल्कुल भी नहीं था। इसके संदर्भ में दोस्तों यहां पर जो अब्बास खान सरवानी है, इसने ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ये एक तरीके का इतिहासकार है, इसने ये बताया हुआ लिखा हुआ है कि अगर कोई वृद्ध महिला भी अपने सर पे जवारों की टोकरी लेकर के आधी रात को अगर वो घूमे, तब भी किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि उस बुढ़िया को या उस महिला को किसी के द्वारा डिस्टर्ब किया जाए। तो ये कभी कभी ये स्टेटमेंट देकर के कहा जाता है कि सरवानी ने ये स्टेटमेंट किस शासक के संदर्भ में कहा है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, शेर शाह सूरी का शासनकाल होगा और ये कहा किसने है? अब्बास खान सरवानी ने कहा है। नेक्स्ट है, शेर शाह द्वारा निर्मित सड़क व सराय अफगान साम्राज्य की धमनियां थी। दोस्तों शेर शाह सूरी द्वारा जो शेर शाह सूरी मार्ग बनवाया गया था और उसके आसपास बहुत सारे सराय बनाए गए थे, एक प्रकार से धर्मशाला कह सकते हैं आप, जहां पे रुकने के ठहरने की व्यवस्था बनाई गई थी। इसीलिए आप देखेंगे जब भी कभी आप ग्रांड ट्रंक रोड जाएंगे, जीटी रोड जाएंगे, तो उसके किनारे किनारे जितने भी बड़े बड़े कई सारे शहर मिलेंगे आपको, जिनका नाम सराय सराय करके होगा, ठीक है। तो ये शेर शाह सूरी के द्वारा जीटी रोड के आसपास बनवाया गया था। तो ये जो सराय थे ये अफगान साम्राज्य की धमनियां थी। ये किसने स्टेटमेंट दिया है? मोरलैंड ने कहा है, परमात्मा शरण ने कहा है, अब्बास खान सरवानी ने कहा है या के.आर. कानूनगो ने कहा है? तो दोस्तों ये के.आर. कानूनगो द्वारा ये कहा गया है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है,
शेर शाह के भूराजस्व व्यवस्था के संदर्भ में क्या सही नहीं है। अब ये भूराजस्व के व्यवस्था के संदर्भ में आपसे पूछ रहा है। भू सर्वेक्षण के आधार पर एक रजिस्टर खसरा खतौनी तैयार किया गया था, ये बिल्कुल सही है। सही, भू राजस्व निर्धारण करने के लिए फसल दरों की सूची लागू किया गया था, ये भी सही है। उपज के आधार पर भूमि की 3 श्रेणियां थी, उत्तम, मध्यम और निम्न, ये बात भी सही है। और भू राजस्व की उपज जो है, जो दर था वो उपज का 1/6 भाग तय किया गया था। मैंने अभी आपको बताया था कि ये आप याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो शेर शाह सूरी है उसके समय में जो टैक्स वसूला जाता था वो उपज का 1/3 था, इसको याद कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, शेर शाह ने असरफी किस चीज का होता था, सोने का, रुपया चांदी का और दाम तांबे का नामक नए सिक्के चलवाए। वे जिन धातुओं के बने होते थे वो कौन से थे? अच्छा, धातु ही आपसे पूछ लिया गया है। सोना चांदी तांबा, सोना तांबा चांदी, तांबा चांदी सोना, चांदी सोना तांबा। दोस्तों असरफी जो है ये सोने का है, जो चांदी का है ये रुपया है, और दोस्तों दाम जो है ये तांबे का है। इसको याद कर लेंगे, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, 5 स्टार क्वेश्चन है, अलग अलग पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। असरफी कभी भी पूछा जाएगा, सोना का बताएंगे, रुपया चांदी का बताएंगे, और दाम, दाम को लेकर के भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आप तांबे का बताएंगे। नेक्स्ट है, दिल्ली का पुराना किला, अभी मैंने आपको बताया था ये किसके द्वारा बनवाया गया है, तो दिल्ली का पुराना किला एग्जाम में कई बार पूछा गया है, मैंने अभी आपको बताया भी था कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या ये शेर शाह सूरी द्वारा बनवाया गया, अकबर द्वारा बनवाया गया, शाहजहां द्वारा बनवाया गया या हुमायूं द्वारा बनवाया गया? तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों, ये शेर शाह सूरी द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है, अमरकोट या उमरकोट कहते हैं कि राजा बीरसाल के महल में किस मुगल बादशाह का जन्म हुआ था? अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये जन्म होगा दोस्तों 1542 ईस्वी में, और ये जन्म किसका होगा आप लोग समझ गए होंगे, तो ये जन्म होगा दोस्तों अकबर का। ठीक है, और ये वही समय होगा जब हुमायूं का निष्कासन होगा भारत से। आपको पता है कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में 1540 में हुमायूं का निष्कासन हुआ था, और इसके बाद अकबर का जन्म होता है, क्योंकि अकबर जो है वो हुमायूं का ही पुत्र था। ठीक है, तो ये राजा बीरसाल के महल में ही जन्म हुआ था। हमीदा बानो बेगम अकबर की माता का नाम है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, हमीदा बानो बेगम कौन थी, ये क्वेश्चन भी आ गया। क्या अकबर की माता का नाम है, क्या हुमायूं की माता का नाम है, क्या हुमायूं की पुत्री का नाम है, या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों यहां पर सही जवाब क्या होगा, हुमायूं की पत्नी होगी और अकबर की माता होगी। ठीक है, हुमायूं की पत्नी होगी, तो हुमायूं की पत्नी तो दिया नहीं है, और अकबर की माता होगी, तो इस तरीके से ये वाला सही जवाब होगा आपका, अकबर की माता का नाम है। नेक्स्ट है, अकबर के संरक्षक बैरम खान का पतन कब हुआ था? तो बैरम खान दोस्तों ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि आपसे अकबर का संरक्षक कौन था। बैरम खान की लगभग वही इमेज है इतिहास में। अगर आपने वो कौन सी मूवी आई थी, बाहुबली, आपने देखा हो तो उसमें जो कटप्पा का रोल होता है, ठीक वैसे ही बैरम खान का रोल होता है, क्योंकि ये इसके पहले हुमायूं के संरक्षण में भी था, और इसके बाद ये अकबर का संरक्षण भी करता है। ये उसका मुख्य सेनापति था हुमायूं का, बाद में ये अकबर को संरक्षण देता है। जब अकबर लगभग 12 साढ़े 12 वर्ष की अल्पायु में गद्दी पर बैठता है, तो आपको पता है उसके पास बहुत सारी चुनौतियां होती हैं, जिनमें उसका भरपूर रोल निभाता है बैरम खान। और कभी भी आपसे पूछा जाए कि अकबर का संरक्षण काल किस काल को कहते हैं, तो कई सारे काल दिए होते हैं इसके बीच में, तो ध्यान रखना अकबर गद्दी पर बैठा था पानीपत का जो दूसरा युद्ध हुआ 1556 ईस्वी में, और इसके बाद ही 1556 ईस्वी के बाद ही जब अकबर दूसरी बार मतलब एक तरीके से गद्दी पर जब बैठा था 1556 में, तो इसके बाद 1560 तक बैरम खान का संरक्षण होता है। और 1560-61 में ही दोस्तों, 60 में ही ये यहां से बैरम खान निकलता है और वो जाता है हज यात्रा की ओर, लेकिन गुजरात में वहां पर कुछ छुपे हुए डाकू लुटेरे होते हैं जो बैरम खान की हत्या कर देते हैं। लेकिन इतिहासकारों में मतभेद है कि वो डाकू या वो लुटेरे किसके द्वारा प्रयोजित थे, किसके द्वारा भेजे गए थे। तो यहां पर बैरम खान का कभी भी आपसे पूछा जाए अकबर का संरक्षण किसने किया था या संरक्षक कौन था, तो आप बैरम खान को बताएंगे। या आपसे अगर पूछा जाए कि अकबर का संरक्षण काल किसे कहते हैं, तो 1556 से लेकर के 1560 का जो काल है ये अकबर का संरक्षण काल है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये अकबर के संरक्षण में बैरम खान का पतन कब हुआ, अगर ऐसा पूछा जाएगा तो आप बताएंगे 1560 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट है, सूरवंश के हिंदू प्रधानमंत्री हेमू पहले रेवाड़ी के बाजार में नमक बेचा करता था। ये वही हेमू है जिसका पानीपत के दूसरे युद्ध में
अकबर के साथ मुकाबला हुआ था, इसे हेमचंद्र भी कहते हैं। तो सूर्यवंश के हिंदू प्रधानमंत्री हेमू पहले रेवाड़ी के बाजार में नमक बेचा करता था, मगर वह बहुत प्रतिभाशाली था। उसने अपने जीवन में लड़ी गई 24 लड़ाइयों में से 22 को जीता था, और कहते हैं पानीपत का दूसरा युद्ध भी हेमू जीत जाता, लगभग जीत गया था, लेकिन एक तीर उसकी आंख में चुभ जाता आके लगता है और वो हाथी से गिर जाता है और भगदड़ हो जाती है। दोस्तों, जीती हुई युद्ध को भी हेमू हार जाता है। तो ये भी आपको पता है पानीपत का दूसरा युद्ध है। हेमू ने किस उपलक्ष्य में विक्रमादित्य की उपाधि को धारण किया था? आगरा, कहते हैं ये 24 युद्ध लड़ा था, 22 जीता था अपने जीवन में, जो हेमू था। तो ये किस युद्ध में जीतने के बाद खुद को विक्रमादित्य की उपाधि दिया था? हेमू या हेमचंद्र। आगरा दिल्ली पर अधिकार करने के उपलक्ष्य में, यानी पानीपत के पहले जब वो दिल्ली पर कब्जा जमाया था हुमायूं की मृत्यु के बाद, हुमायूं को हराने के उपलक्ष्य में, हुमायूं को ये कहा, अकबर को हराने के उपलक्ष्य में, या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों, इसका सही जवाब क्या होगा? इसने विक्रमादित्य की उपाधि तब धारण की थी जब दिल्ली आगरा की गद्दी को प्राप्त किया हुमायूं के मरने के बाद। तो आगरा दिल्ली पर अधिकार करने के उपलक्ष्य में। नेक्स्ट है पर्दा शासन, इसे हरमदल भी कहते हैं, हरमदल या पर्दा शासन, 1560 से 64। अब देखिए अकबर का जो समय काल है ना, 1500, ध्यान रखना है आपको, 1556 में अकबर गद्दी पर बैठता है पानीपत के दूसरे युद्ध में, और 1560 तक का काल होता है संरक्षण काल। एग्जाम में यही शब्द पूछा जाता है आपसे कि अकबर का संरक्षण काल किसे कहते हैं? संरक्षण काल हो गया। और 1560 से लेकर के 1564 तक का जो काल होता है, ये इसको कहते हैं पर्दा शासन कहते हैं, या दोस्तों इसी पर्दा शासन भी कहते हैं, लेकिन एग्जाम में आपके पेटीकोट शासन भी आता है, पेटीकोट शासन भी कहते हैं इसको, पेटीकोट शासन। तो ये भी ध्यान रखेंगे, पेटीकोट शासन। तो ध्यान रखना आपको कि ये कह रहा है कि इसके लिए जिम्मेदार अतका खैल या हरमदल, हरमदल इसमें जो लोग शासन करते हैं ना, वो महिलाएं होती हैं मुख्य रूप से, अकबर की मां लोग होती हैं, और वो संरक्षण देती हैं। इसमें बैरम खान की पत्नी भी होती है ना। इनका जो रोल होता है, अकबर अल्पायु में था, बहुत कम एज में था, तो पहले तो उसे 12 वर्ष की उम्र में जब वो गद्दी पर बैठता है तो पहले तो बैरम खान द्वारा संरक्षण दिया जाता है। लेकिन आपको पता हो कि बैरम खान की जब मृत्यु हो गई थी 1560 में, तो उसकी पत्नी, बैरम खान की पत्नी से अकबर ने विवाह किया था, ये भी आप ध्यान रखेंगे, जो कि उसकी माता की एज से ज्यादा एज की थी। ठीक है, तो 1560 से लेकर के 64 तक का जो काल होगा, वो इस काल को क्या कहते हैं? पेटीकोट काल कहते हैं। तो ये भी ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है डायरेक्ट आपसे। यहां पे क्या कह रहा है? पर्दा शासन 1560 से 64 ईस्वी के लिए जिम्मेदार अतका खैल या हरमदल, इनके ग्रुप को हरमदल कहते हैं। कि सर्व प्रमुख सदस्य कौन थी? इनकी हेड कौन थी? माहम अनगा थी। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। माहम अनगा ये वही है जो अकबर की वास्तविक मां थी, जिन्होंने अकबर को दूध पिलाया था, ये वास्तविक मां है। तो माहम अनगा थी, ये इस हरमदल की हेड होती थी। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है, अकबर ने साम्राज्य विस्तार का आरंभ किस विजय से किया था? कहते हैं अकबर जब गद्दी पर बैठा तो कुछ समय तक उसने कोई सा भी युद्ध ऐसा नहीं किया, केवल संरक्षण करता रहा, बचता रहा। लेकिन पहली बार इसने दोस्तों 1561 में युद्ध करना स्टार्ट किया, अपना साम्राज्य विस्तार करना स्टार्ट किया। तो पहला इसका जो विस्तार था, क्या मालवा विजय था, गोंडवाना विजय था, या गुजरात विजय था, या असीरगढ़ विजय था? जो असीरगढ़ विजय है ना, ये अंतिम अभियान है। कभी भी आपसे पूछा जाए अकबर का अंतिम अभियान कौन सा है, तो ये आप बताएंगे अंतिम अभियान है अकबर का। अकबर का अंतिम अभियान है असीरगढ़ विजय। लेकिन पहला अभियान कौन सा है? मालवा विजय। ध्यान रखेंगे, मालवा विजय अकबर का पहला अभियान है। नेक्स्ट है, स्मिथ ने अकबर के किस अभियान को ऐतिहासिक द्रुतगामी अभियान कहा है? तो पानीपत का द्वितीय युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध, गुजरात अभियान, या असीरगढ़ अभियान? दोस्तों, जो गुजरात अभियान है ये सबसे इंपॉर्टेंट अभियान था अकबर का। और ध्यान रखना है कि गुजरात अभियान के बाद ही इसी उपलक्ष्य में अकबर द्वारा बुलंद दरवाजा बनवाया गया था। आपसे पूछा जाता है अकबर द्वारा बुलंद दरवाजा किस उपलक्ष्य में बनवाया गया था? तो यह गुजरात अभियान के उपलक्ष्य में बनवाया गया था, क्योंकि अकबर का जितने भी जीत थी उनमें सबसे इंपॉर्टेंट जीत जो थी वो गुजरात अभियान था। ठीक है, और जो विसेंट स्मिथ जो एक इतिहासकार है, इसके द्वारा सबसे इंपॉर्टेंट अभियान गुजरात अभियान को माना गया है। नेक्स्ट है, अकबर का सबसे अंतिम विजय अभियान कौन सा था? तो अकबर का सबसे अंतिम विजय अभियान कौन सा था? क्या मालवा विजय, क्या हल्दी घाटी का युद्ध, क्या गुजरात विजय, या असीरगढ़ का विजय? तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा? अकबर का अंतिम अभियान मैंने अभी आपको बताया था
असीरगढ़ का विजय अभियान। ठीक है, असीरगढ़ का अभियान है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेंगे इसको। नेक्स्ट है, अकबर के 9 रत्न में से बीरबल किस अभियान के समय मारे गए थे? यह भी क्वेश्चन इतनी बार पूछा गया है, और अगर आपके सिलेबस में यूपी स्पेशल है तो ये दोस्तों यूपी स्पेशल के संदर्भ में भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको तो आपको पता ही होना चाहिए। अगर आप यूपी के स्टूडेंट हैं तो इसको आप याद कर लेना कि जो बीरबल था ये किस अभियान में मारा गया था। क्या गुजरात के विद्रोह को दबाते समय, क्या यूसुफजाइयों के विद्रोह को दबाते समय, क्या मिर्जाओं के विद्रोह को दबाते समय, या उजवैद दल के विद्रोह को दबाते समय? तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा? यूसुफजाइयों के विद्रोह को दबाते समय। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेंगे। ठीक है, इसी समय बीरबल की मृत्यु हो गई थी। दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित करने के लिए कह रहा है आपसे। तो एक तरफ है अकबर द्वारा किए गए कार्य और दूसरी तरफ है ईयर। तो दास प्रथा की समाप्ति अकबर ने कब किया था? ये 1562 में ही किया था। तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति 1563 में किया था। जजिया कर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे ये कई बार पूछा जाता है कि अकबर ने जजिया कर की समाप्ति कब किया था? 1564 में किया था। और सूबों का पुनर्गठन 1580 में। तो दोस्तों ये बिल्कुल आमने सामने ही लिखा हुआ है। तो 1 2 3 4 इसमें से अगर आपको कोई एक रटना हो तो इसको याद कर लेना। जजिया कर की समाप्ति अकबर द्वारा कब किया गया था? 1564 में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करना आपको सूची 1 का सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। तो एक तरफ है इबादत खाना धर्म संसद की स्थापना 1575, दूसरी तरफ है, एक तरफ है यहाँ पे आपका अकबर द्वारा किए गए कार्य, एक तरफ है ईयर, और इबादत खाना या इसकी स्थापना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना। इबादत खाना 1575 में, मजहर की घोषणा 1579 में, नौरोज उत्सव का पुनरुद्धार 1580 में, दीन इलाही ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है 1582 में। ये आमने सामने ही लिखे हुए हैं, लेकिन ये दो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो इसको भी याद कर लेंगे। अकबर द्वारा इबादत खाना की स्थापना 1575 में की गई थी और दीन इलाही 1582 में की गई थी। तो यहां पर 1 2 3 4 इसको आप याद कर लेंगे। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित करना है आपको। एक तरफ है अकबर द्वारा किए गए कार्य, एक तरफ है ईयर। करोड़ी की नियुक्ति 1573 में, दहसाला बंदोबस्त लागू करना 1580 में, यह भी याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इलाही संबत का प्रचलन 1584 में, इलाही गज का प्रचलन 1587 में। तो दोस्तों यहां पर भी बिल्कुल आमने सामने है 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4 बिल्कुल आमने सामने ही लिखा हुआ है, तो आप इसको याद कर लेंगे। निम्न इतिहासकारों में से किसने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस्लाम का शत्रु जो है अकबर, दीन ए इलाही एक नया धर्म चलाया था। अकबर द्वारा दीन ए इलाही चलाया गया था, एक नया धर्म चलाया गया था जो कि 1582 में चलाया गया था। और इसको लेकर के अकबर का कई सारे लोगों ने उस समय खंडन किया और अकबर ने बाद में इस दीन ए इलाही को वापस ले लिया। वापस अनाउंस तो नहीं किया, लेकिन हाँ ये वापसी हो गया। कुल मिलाकर के ये उतना प्रभावी नहीं हो पाया। तो इस्लाम का शत्रु इसी कारण से इसको कहा गया, क्योंकि इसने दीन ए इलाही एक नया धर्म के रूप में स्थापित कर रहा था ये। तो ये इसको दोस्तों किसने कहा था? तो ये कहा था बदायूनी ने इसको ऐसा कहा था। ठीक है, अब्बास खान सरवानी, अहमद यादगार, मीर। ठीक है, तो ये दोस्तों बदायूनी द्वारा ऐसा कहा गया था, याद कर लेंगे, इसको इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, अकबर ने किसे कविराज की उपाधि दी थी? कविराज की उपाधि, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कविराज की उपाधि, अकबर ने किसे कविराज की उपाधि, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके पहले भी मैं आपको बता चुका हूं। और प्राचीन काल में अगर कभी आपसे पूछा जाएगा ना कि कविराज की उपाधि किसे मिली थी, तो प्राचीन काल में कविराज की उपाधि अगर पूछा जाएगा तो आप समुद्रगुप्त बताएंगे। लेकिन अकबर ने किसको कविराज की उपाधि दिया था? क्या बिरबल को, अबुल फजल को, फैजी को, अब्दुल रहीम खान खाना को? तो दोस्तों ये बिरबल को कविराज की उपाधि अकबर द्वारा दिया गया था। दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अबुल फजल की हत्या किसके द्वारा की गई थी? अबुल फजल अकबर का एक सबसे प्रिय दरबारी, जो 9 रत्न थे उनमें सबसे प्रिय जो था अबुल फजल था। और आपको यह भी पता होगा कि अबुल फजल के द्वारा ही अकबर नामा लिखा गया था या आईन ए अकबरी लिखा गया था। तो यह भी अबुल फजल है, सबसे प्रिय था अकबर का अबुल फजल, सबसे प्रिय। और अबुल फजल की हत्या जहांगीर ने इसीलिए करवा दी थी क्योंकि यह अकबर का सबसे प्रिय था, इसीलिए अकबर का पुत्र जो जहांगीर था इसकी हत्या करवाया था। लेकिन क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसने इसकी हत्या की थी? तो जो बुंदेलों का सरदार था उस समय वीर सिंह बुंदेला, उसी के द्वारा अबुल फजल की हत्या की गई थी। तो ये ध्यान रखेंगे, वीर सिंह बुंदेला। दोस्तों ये 1602 में वीर सिंह बुंदेला ने इसकी हत्या की थी। एक बार आप ईयर देख लेना, 1602 या 3 में है, ऐसा मुझे 1602 याद आ रहा है। आप एक बार देख लेना क्योंकि ईयर भी पूछा जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ईयर आप याद कर लेना।
नेक्स्ट है दहसाला बंदोबस्त किससे संबंधित है? दोस्तों दहसाला बंदोबस्त ना 3 लोगों से संबंधित एग्जाम में पूछा जाता है। यहां पे कह रहा है किससे संबंधित है, क्या बीरबल है, अबुल फजल है, टोडरमल है, या इनमें से कोई नहीं। मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनना आप। इसका सही जवाब तो टोडरमल होगा, लेकिन अगर कभी भी आपसे टोडरमल की जगह पे अकबर दिया है तब भी सही हो जाएगा, अकबर दिया हुआ है तब भी सही हो जाएगा, टोडरमल दिया हुआ है तब भी सही हो जाएगा, और या तो फिर अगर वो शेर शाह सूरी दिया हुआ है तब भी सही है। तो कुल मिलाकर के ये तीनों ही सही हैं, ध्यान रखना आप। तीनों से ही। सर कैसे तीनों से संबंधित है? आपको पता है शेर शाह सूरी ने सबसे पहले दहसाला बंदोबस्त को लागू किया था, बाद में इसी को अकबर ने लागू किया, लेकिन ये लागू करवाया किससे था? तो अकबर का जो वित्त मंत्री होता था टोडरमल, उसने इसको लागू किया था। तो इसलिए ये तीनों से ही संबंधित है। तो एग्जाम में दहसाला बंदोबस्त से संबंधित तीनों ही आ जाएगा। ये तो आपको पता होगा, अकबर और टोडरमल इन दोनों का संबंध क्या है? अकबर राजा है और टोडरमल नवरत्नों में से एक है, वित्त मंत्री था, तो ये तो होगा ही। और शेर शाह सूरी ने सबसे पहले दहसाला लागू किया था, इसलिए ये तीनों के तीनों ही इंपॉर्टेंट हैं, याद कर लेंगे। अकबर ने किसे कंठाभरणवाड़ी विलास कहा था? कंठाभरणवाड़ी विलास दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो ये किसने, तो ये उनके संगीत से एक तरीके से प्रभावित होकर के अकबर द्वारा ये कहा गया था। क्या बीरबल होगा, तानसेन, फैजी, बैजू बावरा? दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? तानसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल वंश के संदर्भ में पिता के रहते बादशाह पद को प्राप्त करने का प्रथम प्रयास करने वाला पहला शहजादा, और इसके बाद ऐसा हुआ कि गद्दी की लड़ाई स्टार्ट हो गई थी मुगलों में। तो सबसे पहले अपने बाप को जीते जी गद्दी पाने की चाह रखने वाला पहला शासक कौन था? क्या जहांगीर था, शाहजहां था, औरंगजेब था? इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही जवाब होगा जहांगीर। आपको पता है जहांगीर ने अकबर के रहते ही, और बाद में इसने अकबर को कैद भी कर लिया था, अकबर को रहते ही दोस्तों इसने गद्दी को प्राप्त करने का प्रयास किया, और इसने अकबर के प्रिय को कई लोगों को मरवा भी दिया था, जिसमें अबुल फजल भी था, है ना। तो जहांगीर जो है ये अपने पिता के रहते हुए विद्रोह किया हुआ था। इसके बचपन का नाम सलीम था, कभी कभी सलीम खान लिखा होता है। तो ये भी जहांगीर के संदर्भ में ही बात हो रही है। तो ध्यान रखना है कि जहांगीर अपने पिता के रहते गद्दी को प्राप्त करने की इच्छा की, लेकिन इसके बाद मुगलों में जितने भी शासक हुए वो सब इसी पैटर्न पर काम करने लगे। नेक्स्ट है, शासक बनने के बाद 12वें अध्यादेश, जो 12 ऑर्डिनेंस जारी करने वाला मुगल बादशाह कौन था? तो ये 12 अध्यादेश जारी करने वाला जो मुगल बादशाह था ये जहांगीर था। और कभी कभी ये एग्जाम में पूछा जाता है कि न्याय की जंजीर लगाने वाला, अपने दरबार में न्याय की जंजीर लगाने वाला शासक कौन था? तो ये भी जहांगीर था। नेक्स्ट है, कौन सुमेलित नहीं है? मिसमैच आपको बताना है। खुसरो का विद्रोह 1606-1607 में, 5वें गुरु अर्जुन देव की हत्या 1606 होना चाहिए। अच्छा सुमेलित नहीं है कह रहा है। खुर्रम शाहजहां का विद्रोह 1622 से 25, महावत खान का विद्रोह 1626-27। तो दोस्तों जो मिसमैच नहीं है अर्जुन देव का, ये 1704 औरंगजेब के समय में नहीं, औरंगजेब के समय में गुरु तेग बहादुर की हत्या करवाई गई थी। यहाँ पे 1606 में ये जहांगीर द्वारा हत्या करवाई गई थी अर्जुन देव को, तो ध्यान रखना। और अर्जुन देव को दोस्तों बहुत ही कठोर दंड दिया गया था। इनको गर्म तवे पर रख करके इनको मारा गया था, क्योंकि जो दंड दिया गया था ऐसी मान्यता थी कि खून का एक बूंद भी जमीन पर नहीं गिरना चाहिए, इसलिए बहुत बड़ा गर्म तवा करके उसके ऊपर इनको बैठा करके मारा गया था जहांगीर के द्वारा। तो 5वें ये सिख गुरु हैं अर्जुन देव, ध्यान रखना आप। 1606 में इनकी हत्या की गई थी, और किसके द्वारा? जहांगीर के द्वारा। और ये किसका काल दिया हुआ है? ये काल है औरंगजेब का। नेक्स्ट है, किसके समय में कांधार हमेशा के लिए मुगलों के हाथ से निकल गया था? तो हमेशा के लिए कांधार किस शासक के शासनकाल में निकल गया था? जहांगीर, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब। इसका सही जवाब होगा दोस्तों जहांगीर के समय में ये निकल गई थी। नेक्स्ट है, सुमेलित कीजिए सूची 1 और सूची 2 उपाधियां और पदनाम। और यहां पर दोस्तों ऐसा ये बन गया है, उपाधि ए बी ए ऐसा करके हो गया है ना, कोई बात नहीं है, टीम हमारी सो भी जाती है कभी कभी। मान बाई, और बी है जगत गोसाई। जगत गोसाई पूछा जाता है किसका वास्तविक नाम था? ये जोधाबाई का वास्तविक नाम है। और सी है मेहरून निसा, मेहरून निसा, और ये पूछा जाता है मेहरून निसा वास्तविक नाम। और ये दोस्तों ये नूरजहां का वास्तविक नाम है। यहाँ पे
एक में क्या है, शाह बेगम, शाह बेगम, बी है, और दो है, दूसरा है जोधाबाई, जोधाबाई, तो ये आमने सामने ही लिखा हुआ है जोधाबाई, और तीसरा है नूरजहां, नूरजहां, तो ये आमने सामने ही है, वास्तविक नाम पूछा जाता है, ये फेमस नाम है, ये वास्तविक नाम है। शाह बेगम का तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जोधाबाई का नाम पूछा जाता है जगत गोसाई, और नूरजहां का पूछा जाता है मेहरुन्निसा। तो ये आप याद कर लेना, वास्तविक नाम 1 2 3 दोस्तों ABC के साथ याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, मेवाड़ से युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि किसके शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है? क्या अकबर है, जहांगीर है, शाहजहां है, इनमें से कोई नहीं दोस्तों, ये संधियां जहांगीर द्वारा की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है, किस शासक को जहांगीर ने फरजंद यानी कि पुत्र की उपाधि से सम्मानित किया था? तो अपना पुत्र कहा था जहांगीर ने किस शासक को? बीजापुर के शासक आदिल शाह को, अहमदनगर के शासक मलिक अंबर को, मुर्तजा द्वितीय निजाम शाह के योग्य मंत्री मलिक अंबर को, या गोलकुंडा के कुली कुतुब शाह को? दोस्तों इसका जो सही जवाब है, बीजापुर के शासक आदिल शाह को जहांगीर द्वारा फरजंद यानी कि पुत्र की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट है, मैंने अपना राज्य अपनी प्यारी बेगम के हाथों में एक प्याला शराब और एक प्याला शोरबे के लिए बेच दिया है, और वैसे भी उसकी छवि थोड़ा पियक्कड़ टाइप की है, तो कौन सा वो शासक है? क्या ये जहांगीर है, शाहजहां है, औरंगजेब है, इनमें से कोई नहीं दोस्तों, इसका सही जवाब होगा जहांगीर। तो ये स्टेटमेंट जहांगीर का है, तो ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, जो चित्रकला का शत्रु है मैं उनका शत्रु हूं, तो चित्रकला से सबसे ज्यादा प्रेम रखने वाला शासक कौन था? मैंने आपको बताया है। क्या अकबर है, जहांगीर है, शाहजहां है, औरंगजेब है? तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? जहांगीर है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, जहांगीर। क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, शाहजहां के समय कौन सी घटना नहीं हुई थी? तो शाहजहां के समय कौन सी ऐसी घटना नहीं हुई थी? जुझार सिंह बुंदेला का विद्रोह, खान जहां लोधी का विद्रोह, पुर्तगालियों का दमन, महावत खान का विद्रोह। दोस्तों महावत खान का विद्रोह नहीं हुआ था शाहजहां के समय में। महावत खान का जो विद्रोह हुआ था ये जहांगीर के समय में हुआ था, जहांगीर के समय में महावत खान का विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट है, शाहजहां का मूल नाम क्या था? तो शाहजहां का मूल नाम क्या खुर्रम, खुसरो, सलीम, इनमें से कोई नहीं दोस्तों, खुर्रम नाम था, खुर्रम। जो शाहजहां का वास्तविक नाम क्या था? खुर्रम। और सलीम किसका नाम था? जहांगीर का वास्तविक नाम था, जहांगीर का वास्तविक नाम। दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहजहां ने किसे मलका-ए जमानी की उपाधि दी थी? तो मलका-ए जमानी किसे कहा था? क्या मुमताज महल को, सलीमा बेगम को, हमीदा बानो बेगम को, या लॉर्ड मलिका को? तो इसका सही जवाब क्या होगा? मुमताज महल को। और मुमताज महल का वास्तविक नाम एग्जाम में कई बार पूछा गया है, याद कर लेंगे इसको। अर्जुमंद बानो बेगम, ये मुमताज महल का वास्तविक नाम है। और आपको पता है 1631 में प्रसव पीड़ा के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी, और इनकी मृत्यु के बाद ही इनकी याद में शाहजहां द्वारा ताजमहल का निर्माण करवाया गया था। इंपॉर्टेंट है, याद कर लेंगे। नेक्स्ट है, शाहजहां ने किसे शाह इकबाल एवं शाह बुलंद की उपाधि दी थी? तो शाहजहां ने किसे शाह इकबाल एवं शाह बुलंद की उपाधि दी थी? क्या दारा सिकोह को, शाह शुजा को, औरंगजेब को, या मुराद को? दोस्तों दारा सिकोह ये शाहजहां का सबसे प्रिय पुत्र था, और इसी को शाह इकबाल एवं शाह बुलंद की उपाधि दी गई थी। शाहजहां के शासनकाल के अंतिम वर्षों में हुए उत्तराधिकार के युद्धों में क्रम क्या है? ठीक है, क्रम आपसे पूछ रहा है, तो ये इनका सीक्वेंस बिल्कुल यही है, आप याद कर लेंगे। पहले बहादुरपुर का युद्ध हुआ, फिर धर्मत का युद्ध हुआ, फिर सामूगढ़ का युद्ध हुआ, खजुआ का युद्ध हुआ, देवराई। एग्जाम में धर्मत का युद्ध और सामूगढ़ का युद्ध, यही दोनों ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, दारा सिकोह एवं औरंगजेब के मध्य हुए उत्तराधिकार के युद्धों में सबसे निर्णायक युद्ध कौन सा माना जाता है? दोस्तों ये दोनों के दोनों युद्ध ज्यादा निर्णायक माने जाते हैं, जिनमें सामूगढ़ का युद्ध ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, धर्मत का युद्ध, दोनों युद्ध निर्णायक माने जाते हैं। धर्मत का युद्ध याद कर लेंगे आप। नेक्स्ट है, औरंगजेब ने अपने पिता को किस किले में नजरबंद कर दिया, जहां 8 वर्ष के बाद नजरबंदी की हालत में ही शाहजहां की मौत हो गई थी? यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार वाला क्वेश्चन है। क्या आगरा का किला, लाहौर का किला, ग्वालियर का किला, इनमें से कोई नहीं दोस्तों, आगरा के किले में ही औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को नजरबंद किया था, और 8 साल बाद शाहजहां की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट है, औरंगजेब के विरुद्ध हुए उत्तर भारत के विद्रोहों का सही सीक्वेंस क्या है? जाट, बुंदेला, सतनामी, सिख, बुंदेला, जाट, सतनामी, सिख, सतनामी, जाट, बुंदेला, सिख, सिख, जाट, बुंदेला, सतनामी। दोस्तों जाट, बुंदेला, सतनामी, सिख जो विद्रोह है, यही इनका सही सीक्वेंस है। नेक्स्ट है, किस जाट नेता ने बादशाह अकबर के मकबरे जो सिकंदरा में है
को हानि पहुंचाई तथा अकबर की कब्र को खोदकर उसकी हड्डियों को जला दिया था। और ये द्वितीय जाट विद्रोह कहते हैं इसको, द्वितीय जाट विद्रोह। तो ये किसके नेतृत्व में हुआ था? ये राजाराम जाट नेता थे, उनके विद्रोह, उनके नेतृत्व में हुआ था। गोकुला, राजाराम, चूड़ामणि या बदन सिंह। दोस्तों राजाराम जो कि एक जाट नेता थे और इन्हीं के नेतृत्व में अकबर की कब्र से हड्डियों को निकाल करके जला दिया गया था और इसकी कब्र को छत बिछत कर दिया गया था। तो ये ध्यान रखना है। और इस किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये दोस्तों औरंगजेब की शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट है, साकी मुस्तैद खान की रचना मुआसिर ए आलमगीरी को किसने मुगल राज्य का गजेटियर की संज्ञा दी है? क्या जदुनाथ सरकार ने, कर्नल टाड ने, स्मिथ ने? इनमें से कोई नहीं। दोस्तों जदुनाथ सरकार द्वारा, ये एक इतिहासकार हैं, इनके द्वारा ही ये उपाधि दी गई है। नेक्स्ट है, जिस प्रकार स्पेन के फोड़े ने नेपोलियन को बर्बाद कर दिया, उसी प्रकार दक्कन के फोड़े ने औरंगजेब को बर्बाद कर दिया। क्योंकि कहते हैं कि दक्कन को जीतने की जो नशा थी औरंगजेब का, 25 वर्ष तक वो उलझा रहा और इस वजह से पूरा का पूरा मुगल साम्राज्य ढह गया, कमजोर हो गया, खत्म हो गया। तो ये उक्ति किस इतिहासकार ने दिया है? ये भी जदुनाथ सरकार ने ही दिया है। इंपॉर्टेंट है, ये भी याद कर लेंगे। नेक्स्ट है, किस मुगल बादशाह को उसकी प्रजा शाही वेश में एक दरवेश यानी कि फकीर कहती है? और बहुत ही सिंपल साधारण फकीर के रूप में रहने वाला शासक, उसकी प्रजा उसको फकीर कहती है। क्या अकबर होगा, शाहजहां होगा, जहांगीर होगा या औरंगजेब होगा? तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? औरंगजेब को उसकी प्रजा फकीर कहती है। नेक्स्ट है, और आपको पता है इसको जिंदा पीर भी कहते हैं। जिंदा पीर अगर पूछा जाए किसको जिंदा पीर के नाम से जानते हैं तो ये भी औरंगजेब। नेक्स्ट है, किसने अकबर को जिल्ले इलाही यानी खुदा की परछाई एवं फरे इज्जी खुदा से निकलने वाली रोशनी कहा? तो दोस्तों जिल्ले इलाही की उपाधि भी पूछा जाता है आपसे, ये अकबर ने ही धारण किया था। और फर ए इज्जी, तो ये कह रहा है कि ये किसने कहा था उसे? क्या अबुल फजल ने, फैजी ने, बदायूनी ने? इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये कहने वाला अबुल फजल ही था, ध्यान रखेंगे आप, अबुल फजल। नेक्स्ट है, दीन ए वजीरात ए कुल नामक नए पद की स्थापना किसने की थी? तो ये दोस्तों अकबर द्वारा किया गया था। ठीक है, याद कर लेंगे इसको। नेक्स्ट है, अकबर के समय मुगल सूबों यानी कि प्रांतों की संख्या 15 थी, जो औरंगजेब के समय में बढ़कर कितनी हो गई थी? तो अकबर के समय में कुल 15 प्रांत हुआ करते थे। मुगलों के समय में, ध्यान रखेंगे, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, 15 प्रांत होते थे, लेकिन बढ़ करके औरंगजेब के समय में ये बढ़ करके कितने हो गए थे? 21 हो गए थे। नेक्स्ट है, अंतिम रूप से जजिया कर समाप्त करने वाला मुगल बादशाह कौन था? पहले आपको पता है सबसे पहले जजिया कर किसने लगाया था? मोहम्मद बिन कासिम ने, मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में। लेकिन बाद में ये खुद समाप्त हो गया जब मोहम्मद बिन कासिम का शासनकाल समाप्त हुआ। बाद में फिरोज शाह तुगलक FST द्वारा ये लगाया गया था जजिया कर, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। और इसको किसने समाप्त किया था? तो इसको अकबर द्वारा समाप्त किया गया, अकबर द्वारा समाप्त किया गया। इसके बाद फिर औरंगजेब द्वारा लगाया गया, औरंगजेब द्वारा लगाया गया और मोहम्मद शाह रंगीला द्वारा इसको समाप्त किया गया। मोहम्मद शाह रंगीला द्वारा इसको क्या किया गया? समाप्त किया गया। तो इसका दोस्तों जो सही जवाब होगा वो क्या होगा? मोहम्मद शाह रंगीला। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, अंतिम रूप से जजिया कर को समाप्त करने वाला कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला। नेक्स्ट है, अच्छा मोहम्मद शाह रंगीला का शासनकाल भी पूछा जाता है आपसे, तो ये ध्यान रखना 1719 से लेकर के 1748 तक का शासनकाल है। ठीक है, मोहम्मद शाह रंगीला का। और इसी के समय में नादिर शाह का आक्रमण भी हुआ था। नेक्स्ट है, हस्तांतरण के लिए आरक्षित भूमि को मुगल काल में क्या कहा जाता था? तो जो आरक्षित भूमि होती थी मुगल काल में उसे क्या कहते थे? मदद ए मास, सुयूरगुल, पैबाकी या पायबाकी, इनमें से कोई नहीं दोस्तों, पैबाकी कहते थे इसको। ठीक है, पैबाकी। नेक्स्ट है, मुगल कालीन मनसबदारी व्यवस्था में जात एवं सवार किसको कहते थे? जो जात था ये मनसबदारी को कहते थे और जो सवार था ये सेना जो होती थी उसको कहते थे। क्रमशः मनसबदार के पद एवं उनके सैनिक दायित्वों का जो सैन्य दायित्व होते थे उसको कहते थे। तो कुल मिलाकर के ये आप याद कर लेंगे, यही सही है। ठीक है, नेक्स्ट है, मनसबदारी व्यवस्था में दो अस्पा सिंह अस्पा का प्रचलन किसने किया था? तो दो अस्पा सिंह अस्पा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मुगल काल में कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगर आपने मुगल काल पढ़ा हो तो जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, इनमें से कोई नहीं दोस्तों, ये जहांगीर के द्वारा प्रारंभ किया गया था, दो अस्पा सिंह अस्पा। नेक्स्ट है, मनसबदारी व्यवस्था में महाना जागीरों के प्रचलन का श्रेय है। तो महाना प्रचलन, महाना जो है जागीरों का, महाना क्या होता था? एक प्रकार से
वो माप था। तो ये प्रचलन, जागीरों का प्रचलन किसका श्रेय किसके द्वारा दिया गया था? ये शाहजहां के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है, जागीरदारी संकट सर्वप्रथम किस मुगल बादशाह के शासनकाल में उत्पन्न हुई थी? जागीरदारी संकट दोस्तों क्या बहादुर शाह जफर के समय में संकट उत्पन्न हुआ, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब? तो इसका सही जवाब क्या होगा? औरंगजेब के समय में ही यह प्रॉब्लम उत्पन्न हुई थी। मुगल स्थापत्य कला के संदर्भ में पिट्रा ड्यूरा क्या था दोस्तों? ये संगमरमर का जो किला बनाया जाता था और बाद में उसमें हीरे जवाहरात से उसमें पंच किया जाता था। हीरे जवाहरात से, जैसे ये दीवार हो गई, इस दीवार पर हीरे जवाहरात से ऐसे पंच करके इसमें लटकाया जाता था ताकि ये अच्छा दिखे। इस तरीके से ऐसे करके इसमें हीरे जवाहरात होते थे और ये ऐसे करके सजावट होती थी दीवालों पर, तो इसको पिट्रा ड्यूरा कहते हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है कि इसका अर्थ क्या है? संगमरमर के पत्थर पर जवाहरात से की गई जड़ावत, संगमरमर पर की गई चित्रकारी, उद्यान निर्माण की कला, इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। संगमरमर के पत्थर पर जवाहरात की जो जड़ावत होती थी उसी को पिट्रा ड्यूरा कहते थे और ये जहांगीर ने स्टार्ट किया था, ये भी आप ध्यान रखना। नेक्स्ट है, भारत में चार बाग शैली का प्रथम मकबरा कौन सा है? चार बाग शैली यानी एक मकबरा होगा, उसके चारों तरफ ऐसे इस तरीके से चार बाग शैली कहते हैं। तो ये दोस्तों किसके समय में स्टार्ट हुआ था? हुमायूं का मकबरा जब बना था, सबसे पहला चार बाग शैली का बना मकबरा है और इसीलिए इसको 1993 में यूनेस्को की साइट भी घोषित किया गया है। ये इसकी खूबसूरती थी। ठीक है, इस मकबरे की खूबसूरती है। हुमायूं का मकबरा जो कहां पे है? दिल्ली में है। ठीक है, तो ये भारत में चार बाग शैली का प्रथम मकबरा है, याद कर लेंगे। नेक्स्ट है, पिट्रा ड्यूरा का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? क्या जहांगीर के द्वारा, शाहजहां के द्वारा, औरंगजेब के द्वारा या अकबर के द्वारा? दोस्तों ये जहांगीर ने इसको प्रारंभ किया था, ध्यान रखेंगे। ठीक है, और एतमादुद्दौला का मकबरा जो कि मेहरुन्निसा द्वारा बनवाया गया था, उसमें पहली बार ये दिखाई देता है पिट्रा ड्यूरा। नेक्स्ट है, वह कौन सी इमारत है जिसका निर्माण पूर्ण रूपेण संगमरमर से हुआ और जिसमें पिट्रा ड्यूरा का प्रयोग किया गया? पिट्रा ड्यूरा बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद कर लेंगे। तो ये कह रहा है कि पहला पिट्रा ड्यूरा वाला हमें निर्माण कौन सा दिखाई देता है? तो हुमायूं का मकबरा, ये तो आपको पता है, चार बाग के लिए प्रसिद्ध है। चार बाग शैली कभी भी आपसे पूछा जाएगा तो हुमायूं का मकबरा बताएंगे। एतमादुद्दौला का मकबरा दोस्तों याद कर लेंगे, पिट्रा ड्यूरा का पहला मकबरा है और ये किसके द्वारा बनवाया गया था? ये नूरजहां या मेहरुन्निसा जो कि जहांगीर की पत्नी थी, उसके द्वारा ही एतमादुद्दौला का मकबरा बनवाया गया था। नेक्स्ट है, निम्न में से किस शासक का काल संगमरमर का काल कहलाता है? तो किस शासक का काल संगमरमर का काल कहलाता है? क्या जहांगीर का, शाहजहां का, औरंगजेब का या अकबर का? दोस्तों यहाँ पे सही जवाब क्या होने वाला है? शाहजहां। और ध्यान रखना, अगर कभी आपसे पूछा जाए स्थापत्य कला का स्वर्णकाल, स्थापत्य कला का स्वर्णकाल अगर पूछा जाए आपसे, स्वर्णकाल, तब भी आप किसके काल को बताएंगे? शाहजहां के काल को ही बताएंगे। नेक्स्ट है, जहांगीर ने किस चित्रकार को फारस के शाह एवं उसके अमीरों का छवित्रित बनाने के लिए फारस यानी कि ईरान भेजा था? क्या बिशनदास, उस्ताद मंसूर, अबुल हसन या लाल खान? दोस्तों बिशनदास को जहांगीर ने फारस भेजा था। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 के साथ आपको सुमेलित करना है। अबुल हसन नादिरुज़्ज़मा, उस्ताद मंसूर नादिरुज़-अस्न, शौकी आनंद खान, लाल खान गुड़ समंदर, ये व्यक्ति हैं और ये इनकी उपाधियां हैं जहांगीर के समय की। तो ये 1 2 3 4 है, बिल्कुल आमने सामने ही सही सुमेलित है। नेक्स्ट है, औरंगजेब के समय में ऐतिहासिक ग्रंथ नुस्खा ए दिल खुशा के रचनाकार कौन थे? क्या भीमसेन सक्सेना कायस्थ थे? क्या सुजन राय खत्री थे? क्या ईश्वरदास नागर थे या चंद्रभान थे? और ये नुस्खा ए दिल खुशा किताब है, रचना है, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो भीमसेन सक्सेना कायस्थ दोस्तों याद कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है ये। अकबरनामा किसने लिखा है? तो अकबरनामा के लेखक, और यहाँ आइन ए अकबरी भी कहा जाएगा, उसके भी लेखक। क्या अब्दुल रहीम खान खाना होंगे? क्या फैजी होंगे? अब्दुल कादिर बदायूनी होंगे? अबुल फजल होंगे? दोस्तों यहाँ पर सही जवाब क्या होगा? अबुल फजल। ठीक है, अबुल फजल द्वारा अकबरनामा लिखा गया है। नेक्स्ट है, एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया है? तो क्या ये अकबर द्वारा बनवाया गया, जहांगीर द्वारा बनवाया गया, नूरजहां द्वारा बनवाया गया या शाहजहां के द्वारा बनवाया गया? तो दोस्तों इसको मैंने अभी बताया था आपको, ये नूरजहां या कभी कभी इनका वास्तविक नाम क्या है? मेहरुन्निसा के नाम से भी पूछा जाता है। तो ये एतमादुद्दौला का मकबरा है जो पिट्रा ड्यूरा का पहला एग्जाम्पल मिलता है और ये कहां पे है? तो आगरा में है। नेक्स्ट है, राजपुताना के निम्न राज्यों में से किसने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी? क्या आमेर होगा, मेवाड़ होगा, मारवाड़ होगा, बीकानेर होगा?
अकबर की संप्रभुता को स्वीकार नहीं करने वाला राज्य कौन सा था दोस्तों? मेवाड़। तो ये ध्यान रखना, मेवाड़। नेक्स्ट है, अरे भाई नेक्स्ट है, किस मध्यकालीन शासक ने पट्टा एवं कबूलियत प्रथा की आरंभ है? बहुत इंपॉर्टेंट 5 स्टार वाला क्वेश्चन है। पट्टा और कबूलियत एग्जाम में, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेंगे। क्या अलाउद्दीन खिलजी होगा, मोहम्मद बिन तुगलक होगा, शेरशाह सूरी होगा या अकबर होगा? इसका सही जवाब क्या है? शेरशाह सूरी। नेक्स्ट है, मुगल सम्राट औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? औरंगजेब का वाद्य यंत्र आपसे पूछा जा रहा है। क्या सितार है, पखावज है, वीणा है? इनमें से कोई नहीं दोस्तों, वीणा जो है ये औरंगजेब का प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है, याद कर लेंगे। और प्राचीन काल में अगर पूछा जाएगा तो समुद्रगुप्त को बताएंगे। नेक्स्ट है, जहांगीर को कहां दफनाया गया था? तो जहांगीर को दोस्तों कहां पर दफनाया गया था? क्या आगरा में, दिल्ली में, लाहौर में, श्रीनगर में? इसका सही जवाब क्या होगा? लाहौर में जहांगीर को दफनाया गया है। दिल्ली में ध्यान रखना कि हुमायूं को दफनाया गया है, हुमायूं को। और आगरा में शाहजहां को, और सिकंदरा में अकबर को। नेक्स्ट है, वह प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिनको अकबर ने बहुत सम्मानित किया था? क्या चंद्रप्रभा सूरी थे, हरि विजय सूरी थे, पुष्पदत्त थे, यशोभद्र थे? दोस्तों हरि विजय सूरी जो है इनको अकबर ने बहुत सम्मानित किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के चित्रकार थे? तो जहांगीर का चित्रकार आपसे पूछा जा रहा है। अबुल हसन है और इसमें अका रजा है। तो ये कुल मिलाकर के 2 और 3 होगा, 2 और 3 दोस्तों, 2 और 3। अबुल हसन और अका रजा ये 2 जहांगीर के समय के चित्रकार थे, लेकिन सबसे फेमस जो है ये मंसूर है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय, और कब हुआ था गठन? 1600, ठीक है, 31 दिसंबर सन 1600। गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? तो मुगल बादशाह कौन था? जब लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी तो भारत में शासन कौन था? क्या अकबर का था, जहांगीर का था, शाहजहां का था, औरंगजेब का था? तो यहां पर ध्यान रखना अकबर। लेकिन वही पूछा जाएगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत आई थी तो उस टाइम मुगल बादशाह कौन था? अगर ऐसा क्वेश्चन होगा तब आप बताएंगे जहांगीर को। नेक्स्ट है, शाहजहां के काल में कौन यूरोपीय यात्री भारत आया था? तो शाहजहां के समय में यूरोपीय यात्री, क्या हॉकिंस आया था, टॉमस रो आया था? ये तो आए थे जहांगीर के समय में। मानसेटर आया था या पीटर मुंडी? दोस्तों पीटर मुंडी आया था, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है, शाहजहां के समय में। नेक्स्ट है, अकबर ने दीन इलाही, ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है, 1582 है, याद कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट 5 स्टार वाला क्वेश्चन है ये। तो ये 1582 होगा, याद कर लेंगे, दीन इलाही 1582। नेक्स्ट है, इनमें से कौन अकबर के दरबार में चित्रकार नहीं था? अकबर के समय में सबसे प्रसिद्ध तो दसवंत था, अब्दुल समद, ये दोनों सबसे प्रसिद्ध थे अकबर के चित्रकारी। कल्याण दास या बसावंत? दोस्तों यहां पर सही जवाब क्या होगा? कल्याण दास, ठीक है, याद कर लेंगे इसको। नेक्स्ट है, बाबर ने सर्वप्रथम बादशाह की उपाधि कब धारण की थी? तो बाबर ने सर्वप्रथम बादशाह की उपाधि दोस्तों कहां पर धारण की थी? एक तो इसने जब पानीपत का युद्ध जीता था तब भी ये उपाधि धारण किया था, पानीपत का 1526 में। लेकिन इसके पहले भी ये अपने ही देश जब वहां पे था काबुल में, तब इसने ये उपाधि, फरगना इसका साम्राज्य था, और इसके बाद काबुल में जब ये था तब इसने बादशाह की उपाधि धारण की थी, तो ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन नूरजहां के गुट का सदस्य नहीं था? नूरजहां के गुट का जो सदस्य था कौन नहीं था? क्या जहांगीर, गियास बेग, आसफ खान या खुर्रम? ये तीनों तो थे दोस्तों, जहांगीर नहीं था, ध्यान रखेंगे। दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन शाहजहां के शासनकाल का राज कवि था? क्या कलीम है, काशी है, कुदसी है, मुनीर है? और आज का जो क्लास है इसका ये अंतिम क्वेश्चन है, तो इसका जवाब आप लोग करेंगे कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों आपके जवाब का हमें रहेगा इंतजार, जवाब आप जरूर करना। अगर नहीं पता है तो कमेंट अपना सर्च करके उसके बाद कमेंट करिए। उम्मीद करता हूं यह क्लास आने वाले एग्जाम के लिए आपके लिए काफी हेल्पफुल साबित होगा। और दोस्तों अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ क्लास को शेयर भी करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए होगा नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।